हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस 2024 स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जो करंट ईयर में एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना है। हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे वो CUET हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी के लिए सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कॉमर्स बेस्ड ही हैं। एंड जो सब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे एमकॉम एंट्रेंस में कवर करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ हमने MCQs कवर किए हुए हैं। लास्ट ईयर अगर आप लोग देखोगे ना, तो हमने ऑलरेडी चैनल पे मैराथन क्लासेस अपलोड की हुई थी, जिसमें 4 मैराथन क्लासेस हमने अपलोड की थी। उसमें अप्रॉक्स 1700 MCQs हमने डिस्कस किए हैं, और वो सारे MCQs करंट ईयर के लिए भी तुम लोग के लिए रेलेवेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि मैम वो 2023 से रिलेटेड है, 2022 से रिलेटेड है, तो क्या हुआ, वो कभी से भी रिलेटेड हो, है तो कॉमर्स बेस्ड MCQs ही ना। अब CUET का देखो, जामिया का देखो, या किसी भी यूनिवर्सिटी का देखो, पिछले 3-4 साल से पेपर पैटर्न थोड़ी बदला है, ना ही सब्जेक्ट्स बदले, ना ही पेपर पैटर्न बदला। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करना। और हम तो स्पेशली यही बोलेंगे कि मैराथन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है, एज वेल एज एडवांस लेवल MCQs की जो प्लेलिस्ट है, ये दोनों ही आप लोगों के लिए इक्वली रेलेवेंट है। बट मैराथन क्लासेस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी हम लोग अप्रॉक्स 500+ MCQs डिस्कस करने वाले हैं, एंड एक और क्लास हम अपलोड करेंगे जिसमें 500+ MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमारी मैराथन क्लास मिला करके 2700 MCQs हो जाएंगे, और ये ना हर एक एग्जाम के लिए मतलब मोर देन सफिशिएंट है। एंड ये 2700 MCQs अगर आप कर ले रहे हो ना, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि देखो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद ना एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपकी किन सब्जेक्ट्स की कितनी प्रिपरेशन है। मैक्सिमम सब्जेक्ट के हम यहाँ MCQs करा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर विथ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड। अगर आप कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं CIM, दैट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट है, हाउ मच शुड एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड फॉर इंफॉर्मेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय सम टाइप ऑफ अ। अब कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो बेसिकली किस तरीके से उन इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस, बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि जब वो खर्चा कर रहे हैं ना, तो उसके बदले उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिट ही तो है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड। अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, तो इनके बीच में रिलेशनशिप आपको किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन नो, मीन नो, कोरिलेशन। और कोरिलेशन की पूरी डिटेल लेक्चर्स विद MCQs हमने अपने ऑलरेडी सेकंड चैनल पे अपलोड किया हुआ है, CA काजल डिरोलिया, जो कि अगर आप सर्च करोगे CA काजल डिरोलिया स्टैटिस्टिक्स, तो आपको सारे क्लासेस डिटेल में मिल जाएंगे। वहाँ हमने बताया भी है कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जानना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन आप जान सकते हो। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज, कोरिलेशन की जो वैल्यू है, दैट इज R की जो वैल्यू है, वो +1 to -1 के बीच में ही लाई कर सकती है। तो मैक्सिमम होगा +1 और मिनिमम होगा -1, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज, अभी हमने बताया कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। नेक्स्ट इज, in case there is no relation between 2 variables, value of coefficient of correlation will be। अगर x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मतलब सिंपली जो रिलेशन है R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोरिलेशन 0। दैट इज करेक्ट आंसर होगा D। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग। हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, क्योंकि जनरली ना रिग्रेशन में हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू A + bx, तो यहाँ ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा A, x एक्सिस। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पे, दैट इज करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, अभी हमने ऊपर बताया कि ये +1 -1 तक ही लाई कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा B। एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, इफ y ऑल्सो इंक्रीजेज, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी। अब क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, इफ वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज। अब देखो दोनों के बीच में अगर देखो तो इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन मतलब क्या, अगर एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है,
तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। In case coefficient of correlation is positive, the curve representing the relation will be, अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बनेगा और नेगेटिव है तो इस तरीके से डाउनवर्ड बनेगा, जैसे हम लोग डिमांड कर्व बनाते वैसे। तो क्योंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। वर्टिकल कर्व रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू बी। सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज वर्टिकल कर्व। अब वर्टिकल मतलब क्या हो गया, इस तरीके से, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये किस तरह का रिलेशन है, जीरो, तो करेक्ट आंसर होगा सी, जीरो। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कर्व रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू बी। अब क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, जब भी वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, दोनों ही केसेस में हमारा क्या होगा, आंसर जीरो होगा। हाँ, अगर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड पूछता तब पॉजिटिव या नेगेटिव होता आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, in case coefficient of correlation is negative, the curve representing the relation will be downward sloping। अभी हमने ऊपर इसका ग्राफ बना के भी बताया था। In case of simple correlation, the number of variables involved are, अगर हम लोग सिंपल की बात करें तो सिंपल में जनरली x एंड y होता है, मतलब दो ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। इन केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर ग्रेटर देन, हमेशा दो से ज़्यादा होगा मल्टीपल में, एक्स और वाई तो होगा बट उससे ज़्यादा ही वेरिएबल्स होंगे, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन क्या होगा, 2। रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स इज एग्जामिन्ड एक्सक्लूडिंग सम अदर वेरिएबल्स इन केस ऑफ, कह रहा है कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, बट एक्सक्लूड क्या करते हैं, सम अदर वेरिएबल्स। और ऐसा कहाँ होता है, टोटल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं बट कुछ वेरिएबल्स को एक्सक्लूड भी करते हैं। नेक्स्ट, पार्शियल कोरिलेशन इज अ टाइप ऑफ सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। अगर हम लोग पार्शियल कोरिलेशन की बात करें तो ये बेसिकली मल्टीपल कोरिलेशन का एक पार्ट है, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, when variables in the values of two variables have a constant ratio, अब दोनों अगर constant ratio से बढ़ रहा है ना तो ये हमेशा लीनियर कोरिलेशन माना जाएगा। लीनियर इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, मतलब जहाँ एग्जैक्टली +1 और -1 का रिलेशन हो। क्लियर। एंड क्योंकि कांस्टेंट रेशियो बोला है, कांस्टेंट रेशियो में पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब हो सकता है +1 हो, दोनों ही 10% से इंक्रीज हो रहा हो, या -1 हो, दोनों ही 10% से डिक्रीज हो रहा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, लीनियर कोरिलेशन। ग्राफ ऑफ वेरिएबल्स हैविंग लीनियर रिलेशन विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ग्राफ्स ऑफ वेरिएबल हैविंग नॉन लीनियर रिलेशन। अब नॉन लीनियर रिलेशन की बात करें तो नॉन लीनियर रिलेशन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं है तो कभी इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, कर्व फॉर्म में बनेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ए, कर्व्ड। और ये सब ना हमने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है और वो हमने ऑलरेडी डिटेल में अपने दूसरे चैनल पे अपलोड भी किया है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन इज ग्राफिक, मैथमेटिकल, पोजिशनल, नन ऑफ द अबव। हमने बताया भी है कि कार्ल पियर्सन में बेसिकली जो हम लोग आर का कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल है, इसमें कई सारे हमने फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, यहाँ अजम्पशन क्या होता है, नॉर्मैलिटी, प्लेटिकोटिक, लेप्टोकोटिक, नन ऑफ द अबव। ये माना जाता है कि जो हमारा आर है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसी तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। स्पेयरमैन्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन, अगर हम लोग स्पेयरमैन की बात करें तो इसमें हम लोग हमेशा रैंक अलॉट करते हैं और इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, रैंक। नेक्स्ट, स्पेयरमैन्स मेथड इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय, ये बेसिकली मेथड किसने दिया था, चार्ल्स स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुड नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ, आप देखो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, कब, जब हम उसको रैंक अलॉट करते हैं, और ऐसा हम करते हैं स्पेयरमैन के केस में। कार्ल पियर्सन में पूरा आर का कैलकुलेशन हमने बताया बहुत सारे मेथड से, और लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी हमने पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है, तो वहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो।
कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव। कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती है। आप लोग बोलोगे कि मैम इन्फीरियर गुड्स में तो ऐसा नहीं होता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मल गुड्स का ही अजम्पशन मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज। अब रेनफॉल एंड पॉपुलेशन का क्या किसी तरह का भी कोई रिलेशन है? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। देखो सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ हम लोग करते हैं वो है कार्ल पियर्सन, और ये हमने अपने चैनल पे बताया भी हुआ है। एज ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, जितनी ज़्यादा हमारी एज है उतना ही ज़्यादा हमारा प्रीमियम भी होता है, क्योंकि ये माना जाता है ना कि हमारी डेथ कभी भी हो सकती है। लाइक जितनी ज़्यादा एज है उतने ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा रिलेशन कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है कि कार्ल पियर्सन का कौन सा फॉर्मूला है, स्पेयरमैन का कौन सा फॉर्मूला और कंकरेंट का कौन सा है। देखो स्पेयरमैन का तो हमें ये दिख रहा है, कंकरेंट का सी वाला फॉर्मूला है और कार्ल पियर्सन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट का आंसर होगा ए, सेकेंड का आंसर होगा सी और थर्ड का आंसर होगा बी। तो ए सी बी ये करेक्ट सीक्वेंस है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला पूछा और ये सब फॉर्मूला हमने बताया है। इन तीनों में पहले कोरिलेशन का फॉर्मूला देख लो। कोरिलेशन के लिए आर के लिए एक फॉर्मूला था ना, √bxy मल्टीप्लाई बाय byx, ये प्रॉपर्टी थी, तो इसका मैच हो जाएगा ए। प्रोबेबल एरर का है 2/3 और स्टैंडर्ड एरर है सिंपली 1 - ऐसे तो हमने नहीं बताया r³, हमने अलग तरीके से फॉर्मूला बताया है, बट यहाँ जो फॉर्मूला दिया उसके बेसिस पे सेकंड का आंसर होगा बी। तो करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है फर्स्ट में कि ए का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है ए। नेक्स्ट, MIS का क्या फुल फॉर्म है? MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, अगर स्कैटर डायग्राम की बात करें तो बेसिकली स्कैटर डायग्राम ग्राफिक मेथड है। पियर्सन मेथड एक्चुअल फिगर्स बताता है कार्ल पियर्सन में, और स्पीयरमैन मेथड की बात करें तो ये रैंकिंग मेथड है। तो फर्स्ट का होना चाहिए बी, सेकंड का होना चाहिए ए और थर्ड का होना चाहिए सी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, in the field of management, some of the important techniques relate to budgeting, cost accounting, planning and control are through operational research no, PERT and CPM no। हम लोग budgetary control use करते हैं basically budgeting से related। A series of action or operation that convert inputs into output is known as। input को output में कैसे convert करते हैं? Through processing, तो correct answer होगा C। Next, ये बेसिकली अगर क्वेश्चंस देखोगे ना तो ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड रिलेटेड मास्टर फाइल्स इज नोन एज डेटाबेस, टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, इसको हम कहते हैं डेटाबेस। नेक्स्ट, इन विच फाइल्स रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिटरमाइंड बाय द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स। बेसिकली जहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग की बात होगी वहाँ हम लोग बात करेंगे सिक्वेंशियल फाइल्स की। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल फाइल्स आर ईजी टू ऑर्गेनाइज, मेंटेन एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको पता होगा कि एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डे टू डे वाइज होगा, है ना, तो उसको आराम से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देर इज नो ओवरहेड इन एड्रेस जनरेशन, लोकेटिंग इन अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिक्वायर्स ओनली द स्पेसिफिकेशन ऑफ द की फील्ड। आपको जब भी फाइल को लोकेट करना होगा तो आपको सिर्फ की फील्ड, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन्हीं को सर्च करना होगा। Relatively inexpensive, input output media and devices can be used for the storage and processing of such files। Sequential files में ये तीनों ही एडवांटेज होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। In which files the records organized in such a way that it is possible for the computer to directly locate the key of the desired record without having to search through a sequence of other records। तो ये बेसिकली हम लोग डायरेक्ट फाइल्स की बात करें जहाँ पे आप डायरेक्टली फाइल को उसके नाम से सर्च कर सकते हो। वहाँ फाइल को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हम अरेंज करके सीधे सीधे डायरेक्टली फाइल के नाम से सेव करते हैं।
in which files the records are organized in sequence and an index table is used to speed up access to the records without requiring a search of the entire file. Index table की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर होगा C, indexed sequential files. According to need hierarchy theory of Maslow, human needs arise in which one of the following order? अब देखो Maslow needs पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है और वहाँ हमने एक पूरा सीक्वेंस बताया कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, फिर सेफ्टी नीड्स होती है, फिर सोशल नीड्स, फिर ईगो नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो करेक्ट आंसर होगा सी. अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट के हैं और आप देखोगे कि आगे भी बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी है. तो अब इसमें हमें कुछ भी ऐसा डिस्कस करने जैसा नहीं है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं. इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग को अच्छे से करनी है और इसमें बेसिकली समझाने जैसा कुछ नहीं. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये एमसीक्यूज बहुत आराम से आप लोग कर लोगे. स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज दैट. अब देखो स्केलर प्रिंसिपल हमेशा क्या बताता है, एक लाइन अथॉरिटी कि कौन किसके साथ कनेक्ट कर सकता है. लाइन ऑफ अथॉरिटी इज डिफाइंड क्लियरली. ठीक. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्लानिंग इज लुकिंग अहेड. Yes. Controlling is looking back. Yes. Delegation multiplies leadership. Yes. Life insurance is a contract of indemnity. No. अगर हम लोग इंडेमनिटी की बात करें तो इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जिस पोजीशन पे आप पहले थे आपको उसी पोजीशन पे लाके फिर से खड़ा करना. और लाइफ इंश्योरेंस में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो पर्सन अपना लाइफ का इंश्योरेंस कर रहा है उसकी तो डेथ हो जाती है और डेथ के बाद फैमिली मेम्बर को सिर्फ पैसा मिल सकता है, वो पर्सन नहीं मिल सकता. तो पहला 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी. Next, to indicate the functions of management, the catchword POSTCORB was coined by Luther Gulick. इसका हमने फुल फॉर्म भी बताया हुआ है ना. बेसिकली प्लानिंग से स्टार्ट होगा और बजट पे एंड होगा, ये हमने पूरा बताया है. अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, है ना. ये वर्ड हमने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए. Next, consider the following statement. Authority flows downward but responsibility flows upward. Yes, authority हमेशा downward जाती है, responsibility upward जाती है. Authority should be equal to responsibility. Yes. Both authority and responsibility are divisible. No. If delegation is the end, then decentralization should be the means. No. अगर delegation end है मतलब अगर आपको delegation करना है तो आप क्या उस केस में decentralization करोगे? नहीं. और ये बात याद रखना कि authority responsibility हमेशा बराबर होनी चाहिए. तो करेक्ट आंसर होगा ए कि पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी को डेलीगेट करने की अगर बात है तो इसमें क्या ज़रूरी है, असाइनमेंट ऑफ टास्क, यस, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. ये चारों ही ज़रूरी है तो करेक्ट आंसर होगा डी. अथॉरिटी इज़ ऑफ डैश टाइप. लीगल अथॉरिटी भी होती है, क्रोमैटिक अथॉरिटी भी होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, यहाँ देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है लीडरशिप से रिलेटेड और पूछा ये कि स्टेटमेंट किसने दिया है. ये दिया है जॉर्ज टेरी ने. थ्योरी एक्स इंक्लूड्स द एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रिफर्स टू बी डायरेक्टेड, विशेस टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन एंड अबव ऑल डिजायर्स सिक्योरिटी. ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली लेजी एंड विल शन वर्क एंड देयरफॉर मस्ट बी कोर्स्ड. रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल. अगर थ्योरी एक्स आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये तीनों ही पोर्शन इसमें इंक्लूड होता है तो करेक्ट आंसर होगा डी. और अगर हम लोग थ्योरी वाई की बात करें, यहाँ देखोगे इन जनरल फॉर मोस्ट पीपल द एक्सक्यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन वर्क एंड प्ले इज़ अ नेचुरल इन प्ले और रेस्ट. होता है ना, हम लोग फिजिकली और मेंटली अपना एफर्ट जो डालते हैं उसको लेके एक्सक्यूज़ करते हैं. Men will exercise self-control. The capacity for developing and utilizing their capacities, knowledge, skill does not exist in people. Yes, अगर हम लोग थ्योरी वाई की बात करें तो ये सब इसमें एग्जिस्ट करता है. मोटिवेशन इंक्लूड्स जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट और ऑल ऑफ द अबव. मोटिवेशन बेसिकली जॉब इनरिचमेंट से रिलेटेड है. In the implication of the Hawthorne studies, which of the following reasons are given by the workers? Basically Hawthorne studies की बात करें तो अर्निंग भी है, टाइप ऑफ सुपरविजन भी है, स्मॉल ग्रुप भी है. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. हर्ट्जबर्ग फैक्टर इंक्लूड, हर्ट्जबर्ग टॉपिक भी हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी है, स्टेटस भी है, एडवांसमेंट एंड रिकॉग्निशन भी है. सब पे बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस का क्या मतलब होता है? वैलेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ. ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सपेक्टेंसी किसको इंडिकेट करती है? ये प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करती है जो कि ऑप्शन ए में दिया है.
क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डेलीगेशन एंड अथॉरिटी भी है, ऑर्डर भी है, वर्क डिवीजन, स्पेसिफिकेशन भी है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ओरिएंटेड सब है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ नॉट द मैस्लोज नीड, मैस्लो में हमने बताया एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सोशल है, बट क्या कंट्रोल बताया था? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, कंट्रोल। नेक्स्ट, विच इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्टरिंग, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, द प्रेशर ऑफ टाइम, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशनल टेक्निक इज़, ये बेसिकली किस तरह की टेक्निक है? टू सेलेक्ट एंड अप्लाई द एप्रोप्रिएट मोटिवेशंस, to prepare a set of motivational tools, to add certain motivational lead. Correct answer होगा D, all of the above. Who is a developer of two factors theory of motivation? बेसिकली हर्ट्सबर्ग इस थ्योरी के बारे में उन्होंने ही डेवलपमेंट की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? जॉब इनलार्जमेंट है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पर्सन नहीं है। थ्योरी एक्स बेसिकली किससे रिलेटेड थ्योरी है? मोटिवेशन से। एंड अगर हम लोग मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करें तो मोटिवेशन में अचीवमेंट भी चाहिए, वर्क भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप की थी? ब्रूम विक्टर ने। हु डिस्क्राइब्स अ क्लासिकल अप्रोच एज द इंजीनियरिंग अप्रोच? उर्विक। सब लर्न करने वाला क्वेश्चन है। हाइजीन फैक्टर्स रिलेटेड टू द वर्क कंटेक्ट, ये क्या इंक्लूड करता है? रिलेशन विद सुपरवाइजर, सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाइजीन फैक्टर्स में ये सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। विच इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन स्मॉल ग्रुप? सेंट्रलाइज्ड फ्लो विद फीडबैक, चेन फ्लो विद फीडबैक, सर्कुलर फ्लो विद फीडबैक। बेसिकली स्मॉल ग्रुप में हम फीडबैक को कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेंडल एंड सेसिल, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट? इन दोनों के अकॉर्डिंग कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट भी एलिमेंट था, वर्क प्रोसेस भी था, वर्क टीम भी थी। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ लीडरशिप? अब नेचर ऑफ लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में आइडियल कंडक्ट होना चाहिए, पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए, डायनामिक प्रोसेस होनी चाहिए, बट यूनिटी ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग की हम बात नहीं करते हैं। Systems approach of management consist information requirement, communication methodology, decision making technology. Correct answer होगा D, all of the above. The approaches to organizational changes are, कौन कौन से approaches हैं? ये सारे approaches हैं, structural भी है, value centered भी है, technological भी है। फाइनेंशियल इंसेंटिव, जहाँ पे फाइनेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस भी होगा, एडिशनल बोनस भी होगा, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि ये सब इन टर्म्स ऑफ कैश है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Learning can be in the form of stimulus, motivation, objective oriented. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, अब अगर हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें जहाँ कैश इंक्लूडेड नहीं है, गोल होगा, पार्टिसिपेशन होगा, इफेक्टिव लीडरशिप होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैनेजरियल ग्रिड, ये टर्म बेसिकली किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जॉन एस मॉन्टोन ने। विच इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ लीडरशिप? अकाउंटिंग थ्योरी, ये थ्योरी ऑफ लीडरशिप नहीं है, बाकी सारी की सारी थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी थ्योरीज ऑफ लर्निंग है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग है, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। MBO दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के क्या बेनिफिट्स हैं? बेसिक्स ऑफ सैलरी, स्पेशल एम्फेसिस ऑन मैनेजरियल एफर्ट, अचीवमेंट ऑफ गोल। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है? सिचुएशनल थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, ग्रेट मैन थ्योरी है। करेक्ट आंसर होगा डी। अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्लूड स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, गोल अटेनमेंट अप्रोच। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, साथ ही साथ लर्न करते जाना। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में क्या आता है? अडेप्टेशन चेंज भी आएगा, बाउंड्री इन्वायरमेंट भी आएगी और टेक्नोलॉजी भी आएगा। नेक्स्ट है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का क्या फॉर्मूला है? हमने बताया भी है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, फ्योल ने कौन से इसमें से डेवलपमेंट की है थ्योरी की? यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट ये टर्म दिया था F.W. टेलर ने। F.W. Taylor's important writing includes shop management as well as principle of scientific management.
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय टेलर, टेलर ने क्या दिया था, अभी हमने बताया है, बेसिकली तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, टाइम एंड मोटिवेशन स्टडी है, फंक्शनल फोरमैनशिप है, स्टैंडर्डशिप है, ये सारे के सारे भी, स्टैंडर्डाइजेशन भी टेलर के ही थ्रू ये सारे एलिमेंट्स दिए गए इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जॉर्ज ए पेनॉक, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन, ये हमने पहले बताया, एल्टन म्यो। नेक्स्ट, एल्टन म्यो कंडक्टेड हिज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट in General Electric Company. Elton Muir's contribution of management development thought was human relation approach, yes, non-economic reward, yes, social man, yes, correct answer होगा D, all of the above. Next, Chester Bernard's important writing, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव आएगा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आएगा और एलिमेंट्री कंडीशन ऑफ बिजनेस मोराल भी आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट प्लानिंग भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग भी चाहिए, स्टाफिंग भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाय फ्योल, इसमें से फ्योल ने क्या नहीं दिया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिया है, सबऑर्डिनेशन दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दिया, बट स्टैंडर्डाइजेशन टेलर ने दिया है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये किस में रिजल्ट करता है, टॉल स्ट्रक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रेप वाइन, अब देखो अगर ग्रेप वाइन की बात करें, टेंड्स टू एग्जिस्ट व्हेन मेंबर ऑफ फॉर्मल ग्रुप नो वन अनदर वेल, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द सोशल फोर्सेस, इट इज़ मोर कॉमन इन टाइम्स, क्योंकि ग्रेप वाइन की बात करें तो ये बेसिकली एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ अ मैनेजर डेवलप्स अ न्यू आइडिया एंड गिव्स प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन हिज वर्क प्लेस, देन ही इज कैरिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। अब देखो यहाँ तो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर का काम कर रहा है ना, क्योंकि उसने नई चीज़ को प्लान भी किया, नया प्रोडक्ट बनाया, तो नया प्रोडक्ट पे बेसिकली इनोवेशन पे कौन काम करता है, एंटरप्रेन्योर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अथॉरिटी रिलेशनशिप दैट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड, लाइन अथॉरिटी। ग्रेप वाइन क्या है, पहले हमने बताया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स विच वर यूज्ड थ्रू ईयर्स आर, यूनिटी ऑफ पॉलिसीज भी यूज हो रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी हो रहा है, बजटरी कंट्रोल भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। चेस्टर बर्नर्ड डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब क्योंकि ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाला है, अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट याद होगा तो बहुत ही ईजिली तुम लोग रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया था, मैकग्रॉगर ने। फ्यू ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल आर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, डिविजन ऑफ वर्क भी है, डिसिप्लिन भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द क्लासिकल थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक भी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, नियो क्लासिक थ्योरी का जो टाइम पीरियड था वो था 1930 टू 1950 के बीच में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। न्यू क्लासिकल थ्योरी में बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशन के बारे में भी बात करते हैं और बिहेवियरल साइंस के बारे में भी बात करते हैं, एंड एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट थ्योरीज नेम्स क्वांटिटेटिव ऑपरेशन रिसर्च, कंटिजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, करेक्ट आंसर होगा डी। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने, तो करेक्ट आंसर होगा ए। हु गेव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा हेनरी फ्योल। ऑथर ऑफ मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय यूरिक अर्विक एंड ब्रीच। यहाँ देखो ऑथर ऑफ मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना कि आंसर टेलर होगा, नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एडवाइजरी। विच अप्रोच emerged फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। क्योंकि ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, वैसे कंसिडर बिहेवियरल साइंस भी करता है, बट ज़्यादा जो फोकस है वो ह्यूमन रिलेशन पे ही होता है। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट या बुक हम कह सकते हैं किसने दिया था, एल्टन म्यो ने। शॉप मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। विच बुक्स वॉज गिवन बाय मैकग्रॉगर, प्रोफेशनल मैनेजर भी दिया था, लीडरशिप मैनेजमेंट भी दिया था, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज भी दिया, तो करेक्ट आंसर होगा डी। द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी वॉज गिवन बाय चेस्टर बर्नर्ड। सर्टन इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल थ्योरीज आर मॉनिटरी इंसेंटिव्स, जॉब बेस्ड इंसेंटिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स टेक्निक्स, करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following steps in the planning process should be completed before the others can be addressed? Stating organizational objectives.
नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल, इसमें से कंट्रोल का एलिमेंट कौन सा है? अथॉरिटी नॉलेज भी है, गाइडेंस डायरेक्शन भी है, कंस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अंडर मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स टाइम स्टडी यस, मेथड स्टडी यस, मोशन स्टडी यस, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डेविड मैकक्लेन आइडेंटिफाइड 3 मोटिव्स, और वो 3 मोटिव्स कौन से थे जो यहाँ मेंशन है? एफिलिएशन, पावर एंड अचीवमेंट, करेक्ट आंसर होगा डी। कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड, सबको ट्रांसमिट कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विथ हु ट्रांसमिट द मैसेज, किसने मैसेज ट्रांसमिट किया, बट ऑब्वियस सेंडर ही मैसेज ट्रांसमिट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। हु डेवलप द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? टेलर। द फंक्शनल फोरमैनशिप वॉज गिवन बाय टेलर। गैंग बॉस इज रिलेटेड टू वर्किंग रूल, स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड मशीन्स, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है लोअर लेवल से अपर पे, तो बट ऑब्वियसली क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, अदरवाइज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता। हिरार्की हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ स्केलर प्रोसेस बाय एल.डी. वाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? प्रॉफिट सेंटर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सेंटर भी है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, अब कोऑर्डिनेशन की टाइप की बात करें तो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following is the classical theory of span? Hamilton prescription, Ervig prescription, Grantius prescription. Correct answer होगा C. Which of the following is a channel of communication? Vertical भी है, downward भी है, lateral diagonal भी है, तो correct answer होगा D. It is a communication that flows both up and down the organization, usually along formal reporting lines. अब यहाँ पे देखो अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, तो ऐसा हम वर्टिकल कम्युनिकेशन में ही करते हैं। नेक्स्ट, अब कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है हायर लेवल से लोअर लेवल को, तो हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, और अगर लोअर से हायर होता तो अपवर्ड कम्युनिकेशन माना जाता। नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल ऑफ द हिरार्की, ऐसा लैटरल और डायगनल कम्युनिकेशन में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द मैसेज फ्रॉम सुपीरियर टू, बेसिकली सुपीरियर से कहाँ जाते हैं? सबॉर्डिनेट पे, तो ये हो गया डाउनवर्ड, और सबॉर्डिनेट से सुपीरियर पे जाते तो अपवर्ड। It occurs between people neither in the same department nor on the same level of the hierarchy. Diagonal. Next, communication channel that do not adhere to the organization hierarchy. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि कभी भी कम्युनिकेशन के एक रूल को, हिरार्की को फॉलो नहीं करता। एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क अमंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल की बात करें तो नो डाउट यहाँ किसकी बात करें? ग्रेप वाइन की। कम्युनिकेशन मेथड्स और मीडिया टाइप्स, अब कम्युनिकेशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वर्बल, ओरल, रिटन, नॉन वर्बल, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोन कॉल्स। नो डाउट इसमें आप ओरली बात करोगे या वर्बल कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोजीशन, तो ये नॉन वर्बल होगा क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, सिर्फ आप अपने एक्सप्रेशन से अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हो। फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन रिलेशन से। द टर्म जर्नल सिस्टम थ्योरी, ये बेसिकली किसका थ्योरी था? बर्टालेनिफ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? मर्केंटिनिस्टिक मेथड। बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो सब साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम कंसिडर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पहला प्रिंसिपल हमेशा कोऑर्डिनेशन है। फाइंड द ऑड वन आउट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इनफॉर्मल फंक्शनिंग, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी। देख लो, अगर ह्यूमन रिलेशन की बात करें, ह्यूमनिस्टिक की बात करें या इनफॉर्मल की बात करें तो ये सब तो ठीक है, बट स्ट्रक्चरल मतलब एक प्रॉपर हिरार्की में जो होगा, तो ये ऑड वन आउट है, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल, ये हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं? मैकेनिस्टिक अप्रोच को। द मेन फोकस ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये हमेशा किस पे होगी? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। स्टैंडिंग प्लान्स दैट फर्निश ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर चैनलिंग मैनेजमेंट थिंकिंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन आर कॉल्ड सिंगल यूज प्लान, नो, प्रोग्राम्स, नो, पॉलिसीज, करेक्ट आंसर होगा सी। एथिक्स डील्स विद द राइट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, ये कॉन्सेप्ट किसका था? ड्रकर का। विच इज द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल एस्पराइट ऑफ सर्विस भी है, ड्यू प्रोसेस भी है, सेटिस्फैक्शन भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
बिजनेस एथिक्स में बेसिकली क्या आएगा? इट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी एंड सोशल कस्टम, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सोशल अप्रूवल और डिसअप्रूवल, द बेस ऑफ बिजनेस एथिक्स इज थियोलॉजी। देखा जाए तो ये सब करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। If Coca-Cola wished to examine its external environment before constructing its business strategy, the company would explore all of the following environment, except सोशो कल्चर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक करना होगा, ग्लोबल करना होगा, बट अपनी नॉलेज को किसी भी तरीके से एक्सप्लोर करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। विच इज़ अ टेक्निक टू इम्प्रूव एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस? ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स कमिटी, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट। विच इज़ अप्रोच टू कॉरपोरेट प्लानिंग? नेचर ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड्स, डायनामिक्स और मैनेजमेंट एटीट्यूड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द टेस्ट ऑफ वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ड्रकर ने। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट भी पीटर एफ ड्रकर ने ही दिया है। नेक्स्ट, विच इज आर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉज बर्डन ऑन कंज्यूमर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल स्किल, अनसपोर्टेड बाय लॉजिक। करेक्ट आंसर होगा डी। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल कोड्स? अब एथिकल कोड्स की बात करें, वी बिलीव इन मोर प्रोडक्शन, ये एग्जाम्पल है। वी बिलीव इन असेट, वी बिलीव इन मनी। देखो ये एथिक्स से रिलेटेड कहीं पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। बेस्ट जर्नी, ये एथिकल कोड है किसका? रेलवे कंपनी का। The environmental analysis includes political condition, social factor, economic condition. Corporate planning ये क्या consist करती है? Only strategic planning. Which is a section of CSR, that is corporate social responsibility. Creditors का भी है, suppliers का भी है, professional institutes का भी है. Business ethics is dynamic philosophy. अगर देखा जाए तो ये डायनामिक है, चेंज होगा, बट एक तरह का फिलॉसफी है. अ कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफाइज द एथिकल रूल्स ऑफ ऑपरेशन. Ethical codes are a statement of the norms and beliefs of an organization. Which is an example of ethical code? We provide better service. We believe in customer satisfaction. We believe in quality. Yes, यहाँ सब कॉन्सेप्ट में हम लोग किसकी बात करें बेटा? एथिक्स की. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज़ फेवरेबल पॉइंट ऑफ बिजनेस एथिक्स? हेल्प्स इन प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, परपेचुअल सक्सेशन. द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स ये किसको इंक्लूड करता है? कोऑपरेशन को, पब्लिसिटी को, इक्विवेलेंट प्राइस को. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू कस्टमर इंक्लूड्स प्राइस, क्वालिटी, सेफ्टी. ये सब आते हैं एथिकल इश्यूज में. द एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू ओनर्स ऑफ बिजनेस इज आर सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट, न्यू इश्यू ऑफ शेयर. करेक्ट आंसर होगा डी. ये सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट एथिकल इश्यूज से रिलेटेड हैं. अगर हम लोग एथिकल कोड की बात करें तो इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स के लिए है. बिजनेस एथिक्स इज अ डायनामिक फिलॉसफी ऑफ सोशो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट. गुड एथिक्स इज, जहाँ पे हम गुड एथिक्स की बात कर रहे हैं, नो डाउट वहाँ हम किसकी बात करेंगे बेटा? गुड बिजनेस की, जिसमें हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए. विच फैक्टर्स कॉजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस? एथिकल बिहेवियर की बात करें तो पब्लिक डिस्क्लोजर भी है, प्रेशर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी है और इंस्पिरेशन भी है. Ethics is concerned with the goods worth seeking in life with the rules that ought to govern human behavior and social interaction. The code of ethics of public relation practitioners are, they must never compromise. ट्रुथ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ह्यूमन डिग्निटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एंड एक इनका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन ये क्या इंक्लूड करता है? दे मस्ट नेवर कॉम्प्रोमाइज़. अभी सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन था. इसमें भी देखो ट्रुथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने की बात होगी, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात होगी. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे. विच इज़ द फीचर ऑफ इंडियन इथॉस फॉर मैनेजमेंट अप्रोच? कॉस्ट बेनिफिट, एम्पावरिंग, सेटिंग एग्जाम्पल. बेसिकली हम लोग कॉस्ट बेनिफिट की ही यहाँ पे बात करते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा ए. दो लिस्ट दी हुई है, आपको मैच करना है. प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग किससे रिलेटेड होता है? फोरकास्टिंग, क्योंकि प्लानिंग में बेसिकली हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. स्टाफिंग मतलब सिंपली ट्रेनिंग, क्योंकि स्टाफिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पे होता है.
डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग से रिलेटेड है, एंड कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिंग से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एक है मैनेजमेंट थिंकर्स और एक है उनका कंट्रीब्यूशन। तो एल्टन मेयो का क्या कंट्रीब्यूशन है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द कंपनीज एंड एम्प्लॉयज गोल। F.W. टेलर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एंड लास्ट है मैरी पार्कर फॉलेट, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, क्लासिकल स्कूल दिया है एंड एक्सपेरिमेंट्स दिया है। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ये रिलेटेड है एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर से। देन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये रिलेटेड है गाइडलाइंस टू मैनेजिंग वर्क। ह्यूमन रिलेशन एरा, ये रिलेटेड है हॉथॉर्न स्टडीज से। एंड लास्ट है बियॉन्ड क्लासिकल, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी से और इकोनॉमिक मोटिव से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन 5 एक्स्ट्रा दिया था। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following is a method that can be used to overcome the tendency toward conformity in group decision making? Nominal group technique, group thinking, brainstorming और electronic meetings. Brainstorming करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स दिया है एंड उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तो बात करते हैं। स्टाफिंग में बेसिकली रिक्रूटमेंट करते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ठीक, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कंटेंट दिया है एंड एरियाज दिया है। अगेन मैच द फॉलोइंग है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ चेंज, मोटिवेशन रिलेटेड टू लीडरशिप, डायरेक्टिंग रिलेटेड टू मैनेजरियल ग्रिड एंड स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलेटेड है सिलेक्शन से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, थ्योरी दी है और आपको बताना है कि किस ईयर उसको फाइंड आउट किया गया था। देखो हमारे पास है थ्योरी एक्स एंड वाई, ये है 1960। हॉथॉर्न स्टडीज 1939। न्यू क्लासिकल बिहेवियर साइंस अप्रोच 1930 एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी 1947। ये सब साथ ही साथ लर्न करते जाना। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड डेवलपर, हिरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो नो डाउट, ERG थ्योरी एल्डेरफर, मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी मुर्रे एंड इक्विटी थ्योरी एडम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 3, 2, 4। देख लेते हैं, 1, 3, 2, 4 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। Next, which of the following management function specifies goals to be achieved and decides in advance the appropriate actions to achieve those goals? Planning, organizing, leading, controlling. No doubt planning की बात हो रही है। Next, which of the following is the most appropriate reason for a manager to plan? Planning maximizes redundancy. It eliminates the need for management attention. It gives direction. क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे ना तो आपको प्रॉपर पता होगा कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Next, which of the following is are integral parts of the effective organizing effort? Rational for the orderly use of management system resources, responsibility, authority and delegation. देखो अगर हम लोग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा सब कुछ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ अबव। नेक्स्ट, क्लासिकल थ्योरी 1890 to 1930, behavioral theory 1930 to 1960, सिस्टम थ्योरी 1960 टू अप टू डेट एंड कंटिजेंसी थ्योरी आया था 1965 में। तो सीक्वेंस में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और ये ऑप्शन दिया है सी में। नेक्स्ट, अगेन देखो थिंकर्स दिए हैं, उनके आइडियाज़ के बारे में आपको बताना है। F.W. टेलर लीडरशिप, एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशंस, ब्लेक मॉर्टन मैनेजरियल ग्रिड एंड लीडरशिप स्टडीज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का है मॉडर्न अप्रोच। प्लानिंग का एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग का है अथॉरिटी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए। अगेन देखो कुछ थिंकर्स हैं एंड पब्लिकेशंस दिया हुआ है। पहला है ब्रूम एंड विक्टर वर्क एंड मोटिवेशन,
हर्सबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी, बेनिस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड लॉलेस डेविड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो कंट्रीब्यूशन दिया है इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और आपको उनका ईयर बताना है। तो एक्स वाइज थ्योरी 1960 करेक्ट है, रिसोर्स पॉसिबिलिटी 1978, जेड थ्योरी 1981 एंड वर्क एंड मोटिवेशन 1964। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी। सब लर्न करना है। नेक्स्ट ऑथर्स दिए हैं और उनके पब्लिकेशंस दिए हैं। देखो पीएफ ड्रकर का है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पॉल हर्से का है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पार्किसन का है अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट एंड टेनेनबैम का है हाउ टू चूज अ लीडरशिप पैटर्न। तो इसमें लीडरशिप एक्स्ट्रा था, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्लासिकल स्कूल दिया है एंड फिलोसफर के बारे में बताना है आपको। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल, ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो एंड न्यू क्लासिकल बिहेवियरल होगा मैरी पार्केट फॉलेट। तो मार्शल एक्स्ट्रा है, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट सेल्फ इस्टीम, ये रिलेटेड है एप्रिसिएशन से, सोशल पावर, सेफ्टी प्रोविडेंट फंड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पोटेंशियल कंट्रोल। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट A strategy can be defined as a plan designed to reach long-term objectives as a specific narrow plan designed to be the end of tactical planning. No doubt अगर इस strategy की बात करें तो यहाँ हम लोग हमेशा long term objectives की बात करते हैं। Next again developers and areas दिया हुआ है। देखो कून्स की बात करें तो ये है related to span of management. यूरिक manages a span of control. Atchison fragmentation of authority and Greenwood managerial decentralization. तो as per given option correct answer होगा C. नेक्स्ट मोटिवेशन दिया हुआ है और उनके फैक्टर्स दिए हुए हैं। अगेन देखो मोटिवेशन एंड फैक्टर्स की बात क्या है। मोटिवेशनल फैक्टर रिलेटेड टू एडवांसमेंट, हाइजीन फैक्टर रिलेटेड टू सैलरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पोटेंशियल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स फूड। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। Next, in a strategic management process, any organizational skills or resources that are exceptional or unique, उसको हम कहते हैं core competencies. Next, theories of leadership दिया है और उसका example है the follower theory, leader is a leader, the behavioral theory, ये related है personality से, the great man theory, ये related है character of leader theory से, and trait theory, ये रिलेटेड है इफेक्टिव लीडर से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है और उनके कंट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा है। ट्रेट थ्योरी ये दिया है मैस्लो ने, सिचुएशनल थ्योरी ये है सैंसफोर्ड की थ्योरी, फॉलोअर थ्योरी स्टॉकडेल की थ्योरी है ये, और लाइफ साइकिल थ्योरी है बर्नर्ड की। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टाफिंग। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है एंड उनके एलिमेंट्स हैं। द ग्रेट मैन थ्योरी, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। द सिचुएशनल थ्योरी, एज पर सिचुएशन। फंक्शंस थ्योरी, पर्सन एंड ग्रुप की बात करो, और लाइफ साइकिल थ्योरी बेसिकली किससे रिलेटेड है, फॉलोअर से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है एंड उनके डेवलपर्स हैं। कंटिजेंसीज थ्योरी ये है फिडलर का, डिसीजन थ्योरी है बर्नर्ड का, सिस्टम थ्योरी है सीएमएन का, और क्लासिकल थ्योरी है टेलर का। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट अगेन देखो कंट्रीब्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात कर रहा है। डिक्सन इनकी थ्योरी थी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। एल्टन मेयो द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, डगलस मैकग्रेगर द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, एंड लिकर्ड न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखो कुछ बुक्स है और उनके ऑथर्स की बात कर रहा है। शॉप मैनेजमेंट ये बुक थी एफ.डब्ल्यू. टेलर की। मैनेजमेंट वर्कर ये थी
रोएथलिस बर्गर की, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एल्टन मेयो, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, मैकग्रॉगर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। अगेन देखो कंट्रीब्यूटर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज दी हुई हैं। F.W. टेलर, ये रिलेटेड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मैक्स वेबर, एम्फेसिस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। चेस्टर बर्नार्ड, सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट। एंड मुनिस्टबर्ग, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। स्टाफ एग्जीक्यूटिव, एडवाइजरी फंक्शन। डायरेक्टिंग, गाइडिंग फंक्शन। लाइन एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल अथॉरिटी। एंड स्टाफिंग, मैन पावर डेवलपमेंट। तो 1 3 4 1 1 3 4 2 ये ऑप्शन होगा जो कि बी में दिया है। देखो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं और आपको उनके सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बताने हैं। तो पहले न्यूमैन एंड समर की बात करें तो इसका फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। हेनरी फ्योल का है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ल्यूथर गिलिक का है POSDCORP। एंड कुन्स एंड डोनल का है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए। ग्रेवाइन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टाइम मोशन स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड बजट है टूल्स ऑफ कंट्रोल। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट फोरकास्टिंग रिलेटेड है प्लानिंग से, कम्युनिकेशन रिलेटेड है लीडिंग से, एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रिलेटेड है स्टाफिंग से, एंड बजट रिलेटेड है कंट्रोलिंग से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जहां कंट्रीब्यूटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज दी हुई हैं। चेस्टर बर्नार्ड, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेसी। F.W. टेलर, फंक्शनल फोरमैनशिप। कैन्स एंड कैन, ये रिलेटेड है ओपन सिस्टम थ्योरी से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और जो क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं डेट वाइज वो लर्न कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।